सुबह सुबह ममता जी चाय लेकर धूप में बैठी ही थी कि तभी उनकी बेटी मेघा का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही मेघा ने खुशी से बताया कि माँ, सागर को उसी शहर में नौकरी मिल गई है जहाँ आप रहती हैं। ये सुनकर ममता जी भी बहुत खुश हुई। सोचा कि अब मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, हम साथ रहेंगे, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और मैं अपनी बेटी की देखभाल भी कर पाऊंगी। ये सोचकर उन्होंने कहा, एक काम करना बेटा, तुम लोग किराए के घर में क्यों रहना, अपने घर में जगह है, 3 बेडरूम हैं, तुम दोनों आराम से रह सकते हो। मेघा को भी ये बात पसंद आई और उसने हामी भर दी। तभी पास में बैठे हुए उनके दामाद सागर ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, ये बहुत अच्छा रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे और आपकी देखभाल भी कर लेंगे, आप अकेली नहीं रहेंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, ममता जी ने भी हंसते हुए कहा और खुश हो गई। अगले 2 दिन बाद ही बेटी दामाद ममता जी के पास रहने के लिए आ गए। लेकिन शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। जब वो दोनों उनके घर आए तो ममता जी को लगा कि उनकी ज़िंदगी में फिर से रंग भर गए हैं, घर में रौनक आ गई थी। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, साथ में खाना खाना, शाम को बातें करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ममता जी घर के सारे खर्चों में उनकी मदद करती, बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन का खर्चा, सब कुछ उन्होंने उठाया। ये सोचकर कि वो दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उन्हें पैसे बचाने चाहिए, उनका भविष्य बनना चाहिए। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे से बीते। मेघा माँ के साथ बहुत प्यार से बात करती थी। वो उनके साथ किचन में खाना बनाती, दोनों माँ बेटी साथ बैठकर टीवी देखती। सागर भी ऑफिस से आकर उनसे अच्छे से बात करता। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, बहुत सूक्ष्म तरीके से, इतना सूक्ष्म कि शुरुआत में उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। पहले तो छोटी छोटी बातें थी, जैसे कि सागर घर आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता और दरवाज़ा बंद कर लेता था, या फिर मेघा खाना बनाते समय उनसे कहती थी कि मम्मी आप आराम करो, मैं बना लूँगी। लेकिन उसके आवाज़ में वो गर्माहट नहीं रहती थी जो पहले होती थी। फिर धीरे धीरे ये बदलाव और साफ होने लगा। अब वो दोनों ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बिताती। ममता जी से बातचीत कम होने लगी। जब वो कुछ पूछती तो एक शब्द में जवाब मिलता था। खाना भी अब अलग अलग खाया जाने लगा। पहले जहाँ तीनों साथ बैठकर खाते थे, वहाँ अब सागर ऑफिस से आते ही कहता कि मुझे ऑफिस का काम है, मैं कमरे में ही खा लूँगा, और मेघा भी उसके साथ ही कमरे में ही चली जाती। ममता जी अकेली रसोई में या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती और सोचती कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैं उनके बीच में आ रही हूँ। उन्होंने कई बार बेटी से बात करने की कोशिश की कि बेटा क्या बात है, क्या सब ठीक है, क्या तुम लोग खुश हो यहाँ रहकर। तो मेघा कहती, हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस ऑफिस का बहुत काम है, सागर को प्रेशर है, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में रहता है। लेकिन उन्हें लगता था कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं, कुछ और भी थी जो वो उन्हें बता नहीं रही। वो अपनी बेटी को बचपन से जानती थी, उसके आँखों में, उसकी आवाज़ से पढ़ सकती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। महीने गुजरते गए और स्थिति और ख़राब होती गई। अब तो खुलकर ममता जी को अनदेखा किया जाने लगा। वो जब भी किसी चीज़ के बारे में सुझाव देती तो सागर चिढ़ जाता था। एक बार उन्होंने कहा कि बेटा, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, शायद हमें एसी कम चलानी चाहिए। तो उसने बहुत रूखे लहजे में कहा, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, बिल हम भर देंगे। लेकिन उसके लहजे में इतनी कटुता थी कि ममता जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा
कि शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। कुछ दिन बाद ममता जी की कुछ सहेलियां घर पर आई। वो तीनों बैठकर चाय पी रही थी। तभी सागर ऑफिस से आया। उसने उन्हें देखा और बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। ये देखकर ममता जी की सहेलियों को भी थोड़ा अजीब लगा। एक ने धीरे से पूछा, ममता, सब ठीक तो है ना? तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ममता जी को भी बहुत बुरा लग रहा था। जब उनकी सहेलियां चली गईं तो मेघा उनके पास आई और बोली, मम्मी, अब से अगर कोई आना चाहे तो पहले बता दिया करो। सागर को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। बेटी के मुंह से ये सुनकर ममता जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घुसा दिया हो। ये उनका अपना घर था और अपने ही घर में किसी को बुलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाना ही बंद कर दिया। वो उनसे बाहर कहीं पार्क में मिलने लगी। उन्हें लगा कि शायद यही सही है, शायद इस तरह से घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन शांति नहीं, बल्कि और तनाव बढ़ता गया। अब उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि वो अपने ही घर में एक बोझ बन गई है। उनकी मौजूदगी बेटी दामाद को परेशान करती थी। उनका बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनका वहाँ होना उनकी आज़ादी में रुकावट था। एक दिन ममता जी किचन में बर्तन धो रही थी और बेटी दामाद अपने कमरे में बातें कर रहे थे। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्हें अपना नाम सुनाई दिया। सागर कह रहा था कि यार, ये सिचुएशन अब हैंडल नहीं हो रही है। हर वक्त घर में कोई ना कोई मौजूद रहता है। हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। देखो, हमें अपना घर चाहिए, अपनी जगह चाहिए। यहाँ हमेशा ये फीलिंग रहती है कि हम किसी के घर में रह रहे हैं। ये सुनकर ममता जी के हाथ से बर्तन गिरते गिरते बचे। उन्होंने नल बंद कर दिया और वहीं खड़ी होकर सुनने लगी। तभी मेघा ने कहा, लेकिन सागर, ये मेरी मम्मी है, मैं क्या करूं? मैं समझता हूं मेघा, लेकिन हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उस दिन ममता जी रात भर सो ही नहीं पाई। वो अपने बिस्तर पर लेटी रही और सोचती रही कि क्या करूं? ये मेरा अपना घर है। मेरे पति ने इसे बनवाया था। मैंने इसमें अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं और अब उन्हें इसी घर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर में बुलाया था क्योंकि वो चाहती थी कि वो उनके पास रही, सब साथ रही। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने खुद को और भी ज़्यादा सिमटा लिया। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी। सुबह जल्दी उठकर चाय बना लेती और अपने कमरे में ही पी लेती ताकि किचन में उनके आने से पहले वो बाहर निकल जाए। उन्होंने टीवी देखना भी बंद कर दिया क्योंकि लिविंग रूम में बैठने से बेटी दामाद को असुविधा होती थी। इसलिए वो अब अपने कमरे में ही अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ देखती रहती, किताबें पढ़ती रहती। उनकी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में सिमट गई थी। वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने लगी। एक दिन ममता जी की सहेली सुमन का फ़ोन आया और बोली, ममता, कैसी हो? बहुत दिन हो गए मिले हुए, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ममता जी ने कुछ सोचकर कहा, हाँ सुमन, तुम ठीक कह रही हो, हमें कहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम 4-5 दिन की ट्रिप पर चलते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद फ़ोन रख दिया और ममता जी सोचने लगी कि शायद उन्हें कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाना चाहिए। शायद इससे उनका मन हल्का हो जाएगा और बेटी दामाद को भी अपनी प्राइवेसी मिल जाएगी। उन्होंने जब ये बात अपनी बेटी मेघा से कही तो वो बोली, ठीक है मम्मी, इंजॉय करना। लेकिन उसकी आवाज़ में कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे राहत मिली हो। सागर ने भी बस हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर ममता जी को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये सबके लिए अच्छा है। उन्हें भी ब्रेक चाहिए
और बेटी दामाद को भी। अगले दिन उन्हें जाना था, तो अपनी पैकिंग करने के लिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और कमरे में आ गई। कुछ देर बाद सूटकेस तैयार कर सोने लगी तो देखा कि पानी तो नहीं है, इसलिए पानी लेने के लिए रसोई घर में जा ही रही थी कि तभी बेटी दामाद की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। मेघा कह रही थी, लेकिन सागर ये सही नहीं है। तो सागर बोला, देखो मेघा, सही गलत की बात मत करो, हमें अपने बारे में सोचना है। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? ये घर बहुत अच्छा है, अच्छे इलाके में है, इसकी वैल्यू भी अच्छी है, हमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन सागर, ये मेरी मम्मी का घर है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर सागर ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हारी मम्मी को वैसे भी अपना पेंशन मिलता है, उनके पास बचत है, वो कहीं और रह सकती है, एक छोटे से फ्लैट में, लेकिन ये घर हमारा होना चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। ये सुनकर ममता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सुना था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो सच में ही सुन रही है? क्या उनका दामाद सच में ऐसी बातें कर रहा है? उनके हाथ कांपने लगे, उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो वहीं खिड़की के पास खड़ी रही और सुनती रही। तभी मेघा ने रोते हुए कहा, देखो सागर, वो मेरी माँ है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने हमें अपने घर में रहने दिया, हमारा ख्याल रखा, हमारे खर्चों में मदद की, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। लेकिन सागर ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, धोखा नहीं है ये प्रैक्टिकल सोच है। देखो, हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, हमें पैसों की ज़रूरत है। इस घर को हम बेच सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं, इससे हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। और तुम्हारी माँ के पास भी तो पेंशन है, वो भी हमें मिलनी चाहिए, हम उनका ख्याल रखेंगे, बस थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ये सुनकर ममता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके अपने बेटी दामाद उनकी पीठ पीछे ऐसी योजना बना रहे हैं, उनका घर छीनना चाहते हैं, उनकी पेंशन चाहते हैं। जिस घर को उनके पति ने अपने खून पसीने से बनवाया था, वो उनसे छीनना चाहते हैं। ममता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए फिर से ध्यान दिया कि उनके बेटी दामाद के दिमाग में और क्या क्या चल रहा है। तभी सागर ने कहा, देखो मेघा, ये ट्रिप बहुत अच्छा मौका है। तुम्हारी माँ 3 दिन के लिए बाहर जा रही है, हम इस बीच में कुछ काम कर सकते हैं। मैंने एक वकील से बात की है, वो कह रहा था कि तुम्हारी माँ की सहमति से या फिर किसी तरह से पावर ऑफ अटर्नी मिल जाए तो हम घर को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, फिर हम लोन भी ले सकते हैं या घर बेच भी सकते हैं। लेकिन सागर, माँ कभी पावर ऑफ अटर्नी नहीं देगी, वो समझदार है, वो जानती है कि ये उनका घर है। मेघा ने धीरे से कहा। तो सागर बोला, वो दे देंगी, हमें बस सही तरीके से समझाना होगा। हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो हम उनकी मदद कर सकें। बूढ़े लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो मान जाएंगे, और एक बार पावर ऑफ अटर्नी मिल गई तो बाकी का काम आसान है। ये सब सुनते सुनते ममता जी पत्थर हो गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक पूरी साजिश थी, एक पूरा प्लान था जो उनके खिलाफ बनाया जा रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी अपनी बेटी उनके साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन शायद वो भी मजबूर थी। शायद सागर ने उसे इतना प्रभावित कर दिया था कि वो सही गलत में फ़र्क भी नहीं कर पा रही थी, या फिर शायद वो भी उतनी ही लालची हो गई थी जितना उसका पति। ममता जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोच रही थी कि क्या करूं, अंदर जाऊं और उन्हें बताऊं कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। लेकिन फिर सोचा, नहीं, अगर उन्हें ये बता दिया तो वो अपनी बातों से मुकर जाएंगे और फिर सावधान हो जाएंगे। इसलिए मुझे पहले अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी होगी। ये सोचकर चुपचाप ममता जी अपने कमरे में आ गई और बहते आंसुओं के साथ सोचने लगी
कि मुझे ये ट्रिप कैंसिल करनी होगी, वरना पीछे से ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ममता जी ने जाने का बहाना किया और अपना सूटकेस उठाकर अपनी बेटी मेघा से कहा कि मैं निकल रही हूँ। तो उसने बस बाय कहा और अपने काम में लग गई। बाहर निकलकर ममता जी ने अपनी सहेली सुमन को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। उन्होंने कारण पूछा, लेकिन ममता जी ने बाद में बताऊँगी इतना कहकर फ़ोन रख दिया और फिर अपना सूटकेस लेकर अपने पति के दोस्त राम प्रसाद जी के घर चली गई। राम प्रसाद जी एक रिटायर वकील थे। उन्हें पता था कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। जब ममता जी राम प्रसाद जी के घर पहुंची तो अचानक उन्हें देखकर राम प्रसाद जी ने कहा, आइए बहन जी, बैठिए। भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए, ममता जी ने गंभीर स्वर में कहा। तो राम प्रसाद जी थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, बताओ क्या हुआ बहन जी। तो ममता जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर राम प्रसाद जी ने कहा, देखो बहन जी, बहुत गंभीर मामला है। अच्छा हुआ आपने मुझे बताया। अब हमें तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना होगा। तुम्हारे घर के कागजात कहाँ हैं? मेरे बैंक लॉकर में हैं, ममता जी ने कहा। तो राम प्रसाद जी बोले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई बिना तुम्हारी जानकारी के तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी ना कर सके। मैं कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस दर्ज करवाऊंगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ तुम्हारी सीधी उपस्थिति में ही हो सकता है। इससे अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी या किसी और तरीके से कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये सुनकर ममता जी ने राहत की सांस ली और बोली, धन्यवाद भाई साहब, तुम्हारी मदद से मुझे थोड़ा सहारा मिल रहा है। तो राम प्रसाद जी ने कहा, तुम्हारे बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स सब कुछ सुरक्षित करना होगा। कल हम बैंक जाएंगे और सभी अकाउंट्स में नॉमिनेशन चेंज करवाएंगे। अभी तुमने अपनी बेटी को नॉमिनी बनाया होगा, हम उसे बदल देंगे या फिर एक ट्रस्ट बना देंगे ताकि तुम्हारे पैसे पर सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल रहे। और एक बात, तुम्हें अब घर वापस जाना होगा, लेकिन ऐसे जाना होगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम उन्हें ये नहीं बताना कि तुमने उनकी बातचीत सुनी है। तुम्हें नॉर्मल रहना होगा ताकि वो सस्पेक्ट ना करें। और इस बीच में हम सारे कानूनी काम पूरे कर लेंगे। जब सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा तब तुम उनसे सामना कर सकती हो। ये सुनकर ममता जी ने हाँ में सिर हिलाया और उनका धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते भर खुद को तैयार करती रही कि मुझे मजबूत रहना है। बेटी दामाद को ये नहीं दिखाना है कि मुझे सब पता चल गया है। ये सब सोचते हुए ममता जी जब घर पहुंची तो मेघा किचन में थी। उसने अचानक ममता जी को देखा तो बोली, मम्मी आप वापस कैसे? ट्रिप कैंसिल हो गई क्या? ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, सुमन की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने सोचा कि अगली बार चलेंगे। ओह चलो कोई बात नहीं, अगली बार चली जाना, मेघा ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। ममता जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी कि अगले कुछ दिन कैसे बीतेंगे। इनके सामने ऐसा रहना होगा जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अगले दिन सुबह उन्होंने राम प्रसाद जी को फ़ोन किया और रजिस्ट्रार ऑफिस गए। राम प्रसाद जी ने वहाँ एक नोटिस दर्ज करवाया कि उनकी प्रॉपर्टी पर कोई भी काम सिर्फ ममता जी की उपस्थिति में ही हो। किसी भी पावर ऑफ अटर्नी या प्रतिनिधि को अधिकार नहीं है। इस नोटिस की कॉपी उन्होंने अपने पास रख ली। फिर वे बैंक गए और ममता जी ने अपने सभी अकाउंट्स में नॉमिनेशन बदलवा दी। पहले जहां बेटी नॉमिनी थी, अब उन्होंने एक ट्रस्ट को नॉमिनी बना दिया और बैंक मैनेजर को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन सिर्फ मेरी उपस्थिति में ही हो सकता है। बैंक मैनेजर, जो उन्हें कई सालों से जानते थे, उन्होंने कहा, मैम क्या हुआ?
सब ठीक तो है ना? आप अचानक इतने सारे बदलाव क्यों कर रही हैं? उन्होंने उसे संक्षेप में बताया कि कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं और मैं अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रही हूँ। मैनेजर ने समझदारी दिखाई और कहा, मैम, कोई भी बिना आपकी जानकारी के कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर ममता जी को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम उनकी संपत्ति अब सुरक्षित है। घर वापस आने के बाद उन्होंने सामान्य रूप से व्यवहार करने की कोशिश की। वो किचन में जाती, खाना बनाती, मेघा से बातें करती, सागर से भी ऑफिस से आता तो उससे भी नॉर्मल बातचीत करती, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल टूट रहा था। कुछ दिनों बाद एक शाम सागर ने कहा, मम्मी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। देखिए, मैं और मेघा एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा था कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? तो ममता जी ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, कितने पैसे की ज़रूरत है बेटा? मम्मी जी, अगर आप 5 लाख दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे और जब बिज़नेस चलने लगेगा तो आपको ब्याज के साथ वापस कर देंगे। ममता जी ने कहा, मुझे सोचना होगा, ये बड़ी रकम है। मैं अपने बैंक मैनेजर से बात करूंगी और फिर बताऊंगी। सागर के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन उसने कहा, ठीक है मम्मी जी, आप सोच लीजिए, लेकिन जल्दी बताइएगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। ममता जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उन्हें पता था कि अब उनकी योजना शुरू हो गई है। पहले पैसे मांगेंगे, फिर घर के लिए पावर ऑफ अटर्नी मांगेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो पहले से ही सब कुछ सुरक्षित कर चुकी है। कुछ दिन और बीते। सागर ने फिर से पैसों के बारे में पूछा तो ममता जी ने कहा, मैंने बैंक मैनेजर से बात की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी फिक्स डिपॉजिट तोड़ना ठीक नहीं रहेगा, पेनल्टी लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाहती हूँ। सागर को ये सब पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी सोचिएगा, हमारा प्लान डिले नहीं होना चाहिए। फिर 2 दिन बाद सागर ने एक और चाल चली। उसने कहा, मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि क्यों ना घर के कागजात मेरे और मेघा के नाम पर कर दिए जाएं, मतलब जॉइंट ओनरशिप। इससे फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप तो बूढ़ी हो रही हैं, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ममता जी अंदर ही अंदर मुस्कुराई और बोली, सागर, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, मुझे सोचना होगा। मैं अपने वकील से बात करूंगी और फिर बताऊंगी। ये सुनकर सागर बोला, वकील की क्या ज़रूरत है, ये तो फैमिली मैटर है, हम आपस में ही डिसाइड कर सकते हैं। नहीं बेटा, घर के कागजात बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं बिना वकील की सलाह के कोई फैसला नहीं लूँगी। ये मेरे पति का बनाया हुआ घर है, मुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। सागर का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। उसने बस इतना कहा, ठीक है, आप सोच लीजिए, लेकिन बहुत लंबा मत खींचिएगा। उस रात ममता जी ने मेघा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बेटा, क्या तुम खुश हो? सच बताओ। तो मेघा उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, हाँ मम्मी, मैं खुश हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान रहती हो, कुछ छुपाती हो। मेघा ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन उसके आंखों में वो डर, वो झूठ था जो ममता जी समझ गई थी कि वो झूठ बोल रही है। शायद सागर ने उसे डरा रखा था। मेघा अपने कमरे में चली गई तो ममता जी बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि अब सही समय आ गया है। उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो गई है। अब उन्हें उनका सामना करना था। अब उन्हें बताना था कि उन्हें सब पता है। अब उन्हें दिखाना था कि वो कोई कमज़ोर बूढ़ी औरत नहीं है जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। अगले दिन ममता जी ने
राम प्रसाद जी को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया कि कैसे सागर उनसे पैसे मांग रहा है और घर के कागजात अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा है। तो राम प्रसाद जी ने कहा, बहन जी, अब तुम्हें उनसे सामना करना होगा, लेकिन अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम एक मीटिंग रखेंगे, सभी कागजात लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि तुम सब जानती हो। ममता जी ने कहा, ठीक है, चलो कल ही ये काम निपटा देते हैं। तो राम प्रसाद जी बोले, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तुम्हें सागर और मेघा दोनों को घर पर ही रखना है। अगली सुबह ममता जी ने मेघा से कहा, आज शाम को एक ज़रूरी मीटिंग है, सागर को भी घर रहने के लिए बोल दो। मेरे वकील आ रहे हैं कुछ कागजात के लिए। ये सुनकर मेघा ने पूछा, कौन से कागजात? तो ममता जी बोली, घर के कागजात। सागर ने तो कहा था ना कि जॉइंट ओनरशिप की बात करनी है, तो मैंने सोचा कि वकील को बुला लेती हूँ, सब साथ बैठकर बात कर लेंगे। मेघा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सागर को फ़ोन किया और बताया, तो सागर भी शाम को घर रहने के लिए तैयार हो गया। उन्हें लगा कि अब उनकी योजना सफल होने जा रही है। शाम को 5 बजे राम प्रसाद जी उनके घर आए। उनके साथ एक और वकील था जो डॉक्यूमेंट्स के विशेषज्ञ थे। वो तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। तभी सागर और मेघा भी आकर बैठ गई। सागर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे लग रहा था कि आज उसका काम बन जाएगा। तभी राम प्रसाद जी ने बैग खोला और कुछ कागजात निकाले। फिर उसने सागर की तरफ देखा और कहा, सागर, मुझे समझ आया है कि तुम ममता जी के घर को अपने नाम पर करवाना चाहते हो। क्या ये सच है? सागर ने थोड़ा हैरान होकर कहा, जी हाँ, लेकिन ये जॉइंट ओनरशिप है, सिर्फ मेरे नाम पर नहीं, इनके बेटी मेघा के नाम पर भी है और मम्मी जी का नाम भी रहेगा। हम सब साथ में ओनर होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझनी है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो? राम प्रसाद जी ने पूछा। तो सागर ने कहा, देखिए सर, मम्मी जी बूढ़ी हो रही हैं। अगर भविष्य में कोई इमरजेंसी आई तो हम उनकी मदद कर सकें, इसलिए बेहतर होगा कि हम सबके नाम पर हो। राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अच्छी सोच है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि ममता जी क्या चाहती हैं? सागर थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, सर, हमने तो मम्मी जी से बात की है, वो भी मान गई हैं, इसीलिए तो आज ये मीटिंग है। राम प्रसाद जी ने ममता की तरफ देखा और बोले, ममता जी, क्या आप सच में ये चाहती हैं? तो ममता जी ने एक लंबी सांस ली। ये वो पल था जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने सागर और मेघा दोनों की तरफ देखा और फिर बहुत ही शांत लहजे में कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती और मैं तुम दोनों की सारी योजनाओं के बारे में जान चुकी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सागर का चेहरा पीला पड़ गया। मेघा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटी। मेरे ट्रिप पर जाने से पहली रात मैंने तुम दोनों की बातचीत सुन ली थी। कैसे तुम मेरा घर लेना चाहते थे, मुझे एक छोटे से फ्लैट में भेजना चाहते थे। सागर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, यह गलतफहमी है मम्मी जी, आपने कुछ गलत सुना होगा। हम तो बस आपकी भलाई के लिए सोच रहे थे। तो ममता जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलतफहमी नहीं है बेटा, मैंने साफ साफ सुना था। तुमने कहा था कि बूढ़े लोग इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दिलवा लेंगे, फिर घर अपने नाम पर कर लेंगे, बिजनेस के लिए उनकी बचत ले लेंगे। ये सब तुम्हारे ही शब्द थे। सागर का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा कि तो क्या हुआ, ये घर वैसे भी मेघा का ही तो है। आप तो बूढ़ी हो, आपको इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है, छोटे फ्लैट में भी आराम से रह सकती हो। मेघा ने सागर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सागर ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला, लेकिन हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, हमें अपना बिजनेस शुरू करना है,
हमें पैसों की ज़रूरत है और आपके पास तो वैसे भी सब कुछ है, पेंशन है, बचत है, तो थोड़ी मदद कर देंगी तो क्या गलत हो जाएगा। ममता जी ने उसकी बात सुनी और फिर बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, गलत ये है सागर कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, तुम मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो। तभी राम प्रसाद जी ने अपने कागजात मेज पर रखे और बोले, सागर, ममता जी ने पहले ही सारे कदम उठा लिए हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस दर्ज है कि कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ उनकी उपस्थिति में हो सकता है। किसी भी पावर ऑफ अटर्नी को मान्यता नहीं है। उनके सभी बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन बदल दी गई है। मेघा अब नॉमिनी नहीं है। सभी फिक्स्ड डिपॉजिट सुरक्षित हैं और सिर्फ ममता जी ही उन्हें एक्सेस कर सकती हैं। तो अब तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। सागर गुस्से से भर गया और चिल्लाकर बोला, ये एक धोखा है मम्मी जी। इस घर पर तो मेघा का हक है, आप ऐसा नहीं कर सकती। ममता जी ने शांति से कहा, ये घर मेरा है, मेरे पति ने इसे बनवाया था, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये मेरा ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो मेघा को विरासत में दूंगी, लेकिन ये मेरा फैसला होगा, तुम्हारी योजनाओं के हिसाब से नहीं। सागर ने मेघा की तरफ देखा और बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगी, ये तुम्हारी माँ है। तो मेघा की आंखों में आंसू आ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। तभी राम प्रसाद जी ने कहा, सागर, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम शांति से स्थिति स्वीकार करो। ममता जी ने तुम लोगों को अपने घर में रहने दिया, तुम्हारे खर्चों में मदद की, और तुमने उनके साथ क्या किया? उनकी पीठ पीछे उनकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। ये बहुत गलत है। अगर ममता जी चाहे तो तुम पर केस भी कर सकती हैं, लेकिन वो अभी भी तुम्हें मौका दे रही है। ये सुनकर सागर ने कहा, कैसा मौका? तो राम प्रसाद जी बोले, मौका ये है कि तुम सम्मान से यहाँ से चले जाओ, अपनी गलती मान लो और एक नई शुरुआत करो। अब सागर को समझ आ गया था कि अब उसकी कोई चाल काम नहीं करेगी। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, आपने अपनी बेटी से उसका हक छीन लिया है। ममता जी ने कहा, मैंने कोई हक नहीं छीना है, मैंने सिर्फ अपने हक की रक्षा की है। और अगर मेघा सच में मुझसे प्यार करती है तो वो समझेगी कि मैंने जो किया वो सही था। अब सागर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मेघा को देखा और बोला, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मेघा नहीं उठी, वो वहीं बैठी रही। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो सागर ने उसका इंतजार नहीं किया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मेघा फूट फूट कर रोने लगी, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बिगड़ जाएगा। सागर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसने कहा कि हम सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये गलत है। ममता जी ने मेघा के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन तुम्हें अपने पति के साथ खड़ा होने से पहले सही गलत का फ़र्क समझना चाहिए था। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा, और तुम मेरे साथ ऐसा करने चली थी। मम्मी, मैं जानती थी कि ये गलत है, इसीलिए तो मैं सागर से बार बार मना कर रही थी, लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो कहता था कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा। मुझे डर था कि मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं चुप रही। ये सुनकर ममता जी बोली, बेटी, डर की वजह से गलत काम करना कभी सही नहीं होता। तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, तुम्हें मेरे पास आकर सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, उस स्थिति में जहाँ मुझे खुद अपनी रक्षा करनी पड़ी। कहते हुए ममता जी की आंखें भर आई। तो मेघा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो ममता जी ने मेघा के सिर पर हाथ रखा और बोली,
बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर कभी मेरे साथ ऐसा किया तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। राम प्रसाद जी और दूसरे वकील की भी आंखें भर आई। बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया, अपने अधिकार की रक्षा की और साथ ही अपनी बेटी को भी सही रास्ता दिखाया। राम प्रसाद जी ने कहा तो ममता जी भी उनका धन्यवाद करते हुए बोली, भाई साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है, वरना आपकी मदद के बिना शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ देर बाद राम प्रसाद जी और उनके वकील तो चले गए, तो मेघा ने कहा, मम्मी, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे सागर के पास जाना चाहिए? तो ममता जी ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम सागर के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें उसके साथ ही बितानी है। अगर मेरे पास रहोगी तो यहाँ रहने के भी कुछ नियम होंगे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। इसलिए सागर के पास जाओ, क्योंकि पति के बिना भी जिंदगी अधूरी है। पर उसे समझाओ कि पैसे हड़पने से नहीं, मेहनत से आते हैं। तो मेघा ने हाँ में सिर हिलाया और अगले दिन अपने ससुराल चली गई। इसलिए दोस्तों, अपने अधिकारों को कमज़ोर मत समझिए। चाहे आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, आपके पास जो है वो आपका है, कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। और अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए किसी पर भी अंधा विश्वास करके अपनी प्रॉपर्टी ना सौंपें। तो दोस्तों, ममता जी ने अपनी बेटी दामाद के साथ सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।